जैसा मैंने लास्ट ईयर डिस्कस किया था, जिस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल करती हैं, उसमें क्रस्ट, ट्रफ और एक क्रस्ट से दूसरी क्रस्ट का जो डिस्टेंस होता है उससे वेव की लेंथ कहा जाता है, जिसे वेव लेंथ कहते हैं। ये वेव की जो लेंथ होती है ये मीटर्स में होती है और ये बहुत छोटी होती है, क्योंकि वेव की जो लेंथ होती है वो एक साइकिल के क्रस्ट और ट्रफ के बराबर होती है और ये साइकिल बहुत छोटा होता है। मल्टीपल साइकिल के नतीजे में इनके रोटेशन के साथ साथ जो चल रहे होते हैं हमें मल्टीपल फ्रिक्वेंसीज मिलती है। नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड इट्स कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। तो 3 हर्ट्ज का मतलब एक एक सेकंड में हमें 3 साइकिल्स मिले हैं। इसी तरीके से एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी के कर्व को और ग्राफ को अगर हम देखें तो जिस तरीके से एनर्जी हमारी बढ़ती है ऊपर की जानिब, इसी के नतीजे में हमारी जो वेव्स होती हैं, नेचर होती है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है। जैसे कि आप अगर इसे गौर से देखें तो हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। देखें, नीचे की जाने फ्रीक्वेंसी कम तो वेवलेंथ ज़्यादा है, और जैसे जैसे फिर ऊपर जाता जा रहा है ये स्केल, इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने के नतीजे में हमें वेवलेंथ शॉर्ट मिल रही है। और जैसे जैसे हम अपर बैंड ऑफ स्पेक्ट्रम की तरफ जाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा इसकी फ्रीक्वेंसी हासिल होगी। तो आप देखें, बहुत ज़्यादा इसकी फ्रीक्वेंसी हमें हासिल हो रही है, जो कि गैमा रेज है। गैमा रेज एक्स रेज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रखती हैं। अच्छा, हमारे इर्द गिर्द जो अप्लाइंसेस हैं जैसे टेलीविज़न है, उससे भी हमारी रेडियो वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं, जो कि टकरा कर पेनिट्रेट करके इर्द गिर्द के माहौल से आती हैं। और इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के नतीजे में ही हमारे मोबाइल के सिग्नल आते हैं, एफएम के सिग्नल आते हैं, एएम के सिग्नल आते हैं, और बहुत सारे इर्द गिर्द के हम जो अनवांटेड सिग्नल्स होते हैं नॉइस की सूरत में या एक डेफिनेट पैटर्न ऑफ द सिग्नल के नतीजे में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और रेडियो वेव्स में उन्हें हासिल करते हैं। तो हम इन सूरत में इसे देख सकते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती हैं। फर्दर मोर जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो इस तरह से हैं, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अपने बैंड रखती हैं। जिस तरीके से ये फ्रीक्वेंसी देखें लोअर है और आगे बढ़ती जा रही है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर भी हर एक कलर की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, रेड, ब्लू, ग्रीन। अच्छा, ये अनविजिबल है और ये इनविजिबल स्पेक्ट्रम है, लेकिन ये विजिबल स्पेक्ट्रम है, कलर्स ऑफ लाइट के बैंड जिसे हम देख पाते हैं। तो हमारे इर्द गिर्द जो कलर मौजूद हैं उन सब की अपनी अपनी बैंड की खास फ्रीक्वेंसी है, चाहे वो रेड हो, चाहे वो येलो हो, ब्लू हो, चाहे वो एक ग्रीन पत्ता ही क्यों ना हो। इसको देखने के लिए भी इसकी खास फ्रीक्वेंसी होगी, जिसके नतीजे में हमें ये नज़र आता है। और इनके अंदर भी लाइफ, नेचर और स्ट्रक्चर होते हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के ऊपर बिलीव रखते हैं, बिहेव करते हैं। जिस तरीके से ग्रीन कलर को हम देखें तो इसकी अपनी विजिबल लाइट और स्पेक्ट्रम है, और इसके स्टार्टिंग ऑफ दी वेवलेंथ 492 नैनोमीटर से लेके 577 नैनोमीटर तक मौजूद है। विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम के अंदर इसकी ये रेंज है, उसके दरमियान जो ग्रीन कलर है उसकी हमें ये वेवलेंथ मिलती है। इसी तरीके से हर एक कलर जो कि रेड हो, पर्पल हो, वायलेट हो, इंडिगो हो, इन सब की अलग अलग अपनी वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी होती है, जिसके नतीजे में हम इसे जज कर पाते हैं और ऑब्जर्व कर पाते हैं। साथ ही साथ हमारी वो वेव जिसके नतीजे में हम इसे देख पाते हैं, हमारी आँख से जो सिग्नल निकलता है वो एक वाइट लाइट की सूरत में होता है, इमेजिन करें, और हमें वो चीज़ जो नज़र आ पाती है वो ग्रीन सिग्नल की सूरत में है। और ये डिस्पर्जन दिखाया जा रहा है कि हम एक तरफ से बहुत सारी तरफ भी उस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसी चीज़ को अगर हम आगे बढ़े लेंगे तो हम जानते हैं कि हमारी बहुत सारी कलर विजिबिलिटी जिस तरीके से जून, जुलाई, अगस्त के ऊपर है, तो इनमें हरियाली भी बढ़ रही और कम हो रही होती है। हरियाली बढ़ रही और कम हो रही हो, लेकिन कम या ज़्यादा होने के नतीजे में हमें मुख्तलिफ कलर और स्पेक्ट्रम नज़र आता है। कलर और स्पेक्ट्रम एक स्केल अगर हम यहाँ रखें और एक ग्रीन कलर डिटेक्ट करें तो ग्रीन कलर कितना ज़्यादा और कितना कम इस एक फ्रिक्वेंसी के लिहाज से हमें डिटेक्ट हो रहा है, वो हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर पाते हैं। इसी तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की जो एप्लीकेशन है वो कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकेट और दीगर नामियाती मरकबात जो कि हम दीगर प्लैनेट्स के ऊपर ढूंढना चाहते हैं, वो भी हमें प्रॉपर तरीके से वहाँ पे हासिल हो सकते हैं। इसमें कार्बोनेट कितना है, बाउंड वाटर कितना है, नमी कितनी है वहाँ पे, पानी अब किस सूरत हाल में मौजूद है, आर ओ प्लांट के जरिए पानी हासिल होता है। इस तरह से हमारी वो गैलेक्सी जो हमें बहुत नियर अबाउट है, उन गैलेक्सीज में कौन कौन सी गैसेज, हाइड्रोजन, वाटर अवेलेबल है, वो सब हम देख सकते हैं। इसी तरीके से सूरज को अगर हम देखें तो उसको हम एक स्पेक्ट्रम के जरिए देख सकते हैं, जो कि एक्स रेज के व्यू पॉइंट से हम उसे देखें तो वो हमें एक अलग नज़रिए से नज़र आएगा, और उस एक्स रेज के नतीजे में हम उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को भी देख पाते हैं। साथ ही साथ हमारी वो मिल्की वेज कि हमारी गैलेक्सी जो हमसे दूर होती हैं उनमें इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड, अल्ट्रा वायलेट रेज
और रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इन एक्सरेज और उससे ज़्यादा सबसे जो हमारी गामा रेज होती हैं, इन सबको हम देख पाते हैं। और ये सब चीज़ें भी हमारे इर्द गिर्द के माहौल में मौजूद हैं, क्योंकि हमें बहुत हेल्प आउट करती हैं चीज़ों को समझने के लिए और उनको बताने के लिए, पता लगाने के लिए। साथ ही साथ हम इसको मज़ीद आगे भी बढ़ाएंगे। इससे हम एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और फिर इसे कंटिन्यू करते हैं। ओके जी, तो हम मज़ीद एप्लीकेशन और टाइप्स ऑफ वेव्स को के ऊपर बात कर रहे हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं एक डॉक्यूमेंट्री जो कि नेशनल जियोग्राफिक चैनल की है, और इसके ऊपर हम अब बात करेंगे इस डॉक्यूमेंट्री के हवाले से कि किस तरीके से हमारी मज़ीद जो वेव्स हैं उनकी टाइप्स क्या होती हैं, वो किस किस तरीके से कैटेगराइज की जाती हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है दुनिया में, कायनात में हर जगह मौजूद है और वाफिर मकदार में मौजूद है अपने मैग्नीट्यूड, एंटिटी और स्केल के मुताबिक। इसी बात को हम आगे बढ़ाएं तो फोर फंडामेंटल फोर्सेस, जिसमें किसी भी कायनात की बुनियादी चार इकाइयाँ होती हैं, इनमें फोर फंडामेंटल फोर्सेस और नेचर में एग्जिस्ट करती हैं। वो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। ये चार किस्म की नेचुरल और बेसिक फोर्सेस हैं जो हर कायनात में मौजूद होती हैं। इट जनरेट्स लाइट्स एंड एनर्जी एंड होल्ड्स एटम। एटम को मरकब और उसकी ख़ास किस्म की शेप में जो महदूद रखती है, वो फोर्सेस भी इन चार चीज़ों से, इन चार चीज़ों का मरकब होता है। तो लाइट भी इसी फोर्स की वजह से जनरेट होती है और दिखाई देती है और ट्रैवल करती है। एंड एनर्जी, डार्क मैटर और इस तरह की वो तमाम तर इकाइयाँ जो हमने सुन रखी हैं, वो तमाम तर इन चार फोर्स के मिलाप से या फिर अलग अलग इंडिविजुअल एंटिटी के नतीजे में हमें नज़र आती हैं। तो फर्दर मोर, मैटर एंड द वर्ल्ड, वी ऑल नो इट टुगेदर। मैटर और जो वर्ल्ड है वो एक साथ ही, एक तरीके से ही चलता है, काम करता है। अगर हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखें तो उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो कि हर जगह पे मौजूद है। एंड फैक्टर बिटवीन द फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान लाया करती है। एटम अगर कंसिस्ट करता है तो एटम में आपके न्यूट्रल, पॉजिटिव, नेगेटिव और ये तमाम तर चीज़ें मौजूद होती हैं। पॉजिटिव रिलेटेड टू प्रोटॉन एटम के स्ट्रक्चर में होता है। दीज इलेक्ट्रिक फोर्सेस ब्रिंग होल्ड एटम टुगेदर। जिस तरीके से आप स्ट्रक्चर को देखें तो एटम एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं, जो कि वंडरवॉल फोर्सेस या force of attraction between atom to hold with it and hold the family together of atoms. So ये एटम जो होते हैं वो इर्द गिर्द के माहौल के हिसाब से अपने आप को ज्वाइन करके रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं। और एटम किसी भी सब्सटेंस के टूटते नहीं हैं, झड़ते नहीं जब तक कोई उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स इम्प्लीमेंट ना की जाए, चाहे वो हीट की हो, इलेक्ट्रिसिटी की हो, या फिर बॉन्ड तोड़ने के लिए आप एनर्जी प्रोवाइड करें। तो एटम के अंदर हम देखें तो बीच में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं और तीसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसी तरीके से एटम की फिल होने की जो रिक्वायरमेंट होती है वो चीज़ें फुलफिल होती हैं। आखिरी वाले जो हमारे शेल है, इसमें देखें 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन इसमें बदकिस्मती से 4 इलेक्ट्रॉन आए, यानी कि इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट नहीं हुआ हुआ। और अगर इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट नहीं हुआ हुआ तो ये आसानी से किसी से भी बॉन्ड बना सकता है और अपनी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके अपने बॉन्ड को डायरेक्टली दूसरे के साथ शेयर कर सकता है, जो कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, and the kind of things which hold together atom with another atom. So this is the main scenario by which अब देखें एक एटम दूसरे एटम से शेयर कर रहा है और बॉन्ड बना रहा है। तो ये म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मेजर इलेक्ट्रिकल चार्जेस के दरमियान ये फोर्स पाई जाती है, जो कि एक एटम को दूसरे एटम से म्यूचुअल शेयरिंग के नतीजे में बांध के रखती है, होल्ड करके रखती है। अंडर द लाइट ऑफ सर्कमस्टांसेस इलेक्ट्रिक city and a magnetic field readily sustain on other and sustain the generates electromagnetic field and transmit wave in electromagnetic energy। अच्छा, हम सिग्नल को सेंड करते हैं अपने, जैसे कि हमने इससे पहले की भी वीडियोस में डिस्कस किया है अपने रिकॉर्डेड और इंटरेक्टिव सेशंस के अंदर, कि जिस तरीके से हम अपने
इंफॉर्मेशन को या अपनी नॉलेज को और अपनी सारी डिटेल और डेटा को सेंड और रिसीव करते हैं, वो सब नेचर जो है वो सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के नतीजे में वो ट्रैवल करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के नतीजे में ट्रैवल करती है। और मिसाल के तौर पे आपने किसी को अपना बायोडाटा सेंड किया तो वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, और जो आप सेंड करके किसी दूसरे तक पहुंचा रहे हैं वो भी एक वायरलेस टेक्नोलॉजी के ज़रिए से किसी दूसरे के मोबाइल में जा रही है। और ये वायरलेस टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के स्पेक्ट्रम के नतीजे में काम करती है, जो कि सेंडिंग और रिसीविंग के नतीजे में हमें चीज़ें फुलफिल होती हुई नज़र आती हैं और काम भी करती हैं। तो ये रेडिएशन इनटू स्पेस में भी मौजूद होती हैं, और हम इनमें सिग्नल स्पेस में भी सेंड करते हैं जो कि सेंड और रिसीव हो सके। साथ ही साथ हमारी फ्रिक्वेंसीज, जो वाइड्स फ्रिक्वेंसी, हर एक फ्रिक्वेंसी अपनी ख़ास किस्म की बैंड ऑफ फ्रिक्वेंसी रखती है। रेडियो वेव्स के अंदर वेवलेंथ ज़्यादा होती है लेकिन फ्रिक्वेंसी कम होती है, पहले डिस्कस कर चुके हैं, मैं सारी बातें रिकॉल करवा रहा हूँ। माइक्रोवेव के अंदर फ्रिक्वेंसी थोड़ी ज़्यादा होती है, वेवलेंथ कम हो जाती है। इंफ्रारेड के अंदर फ्रिक्वेंसी और ज़्यादा होती है, वेवलेंथ और कम हो जाती है। विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम जो कि बहुत छोटी हद का है, यानी ये विजिबल जो चीज़ आपको नज़र आती है वो बहुत कलील है, और जो ना नज़र आने वाली चीज़ है वो बहुत ज़्यादा कसीर है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि इनविजिबल स्पेक्ट्रम की 3 कैटेगरी ऑफ वेव है। इनमें रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड वेव्स हैं। और अगर राइट साइड पे आप देखें तो ये 3 कैटेगरी मज़ीद आती हैं जो कि अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज एंड गामा रेज आती हैं, और ये भी हमें नज़र नहीं आती। इन सब की अपनी अपनी फ्रिक्वेंसी और वेव लेंथ है जो कि हमें इनविजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर मौजूद होती हैं और लेकिन नज़र नहीं आती। हमें जो चीज़ नज़र आती है वो सिर्फ विजिबल लाइट के अंदर है, विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर है, और वो बहुत एक छोटा सा बैंड है जिसके अंदर रेड से लेके वेब्रिको यानी ऑरेंज तक, वॉयलेट से लेके ऑरेंज के दरमियान तक तमाम तल कलर है, लेकिन आप इसका बैंड देखिए कितना महदूद और लिमिटेड है। इसमें फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, वेवलेंथ कम है, लेकिन बताने का मकसद इसमें ये है, वेवलेंथ नैनो में होती है, फ्रिक्वेंसी जो है वो सम काइंड ऑफ किलो हर्ट्ज की होती है। तो जो चीज़ हमें नज़र आती है वो उसके बैंड की फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम में बहुत कलील है, लिमिटेड है। और हर एक इंफॉर्मेशन फ्रिक्वेंसी, चाहे वो अल्ट्रा वायलेट हो, विजिबल हो, एक्स रेज हो, गामा रेज हो, इंफ्रारेड हो, माइक्रोवेव हो या फिर रेडियो वेव हो, इन सब की अपनी अपनी एक ख़ास फ्रिक्वेंसी है जिसके ऊपर ये काम करते हैं। अगर आप इससे पीछे जाएंगे तो आप आ जाएंगे विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम के अंदर। अगर आप इससे आगे जाएंगे तो आप एक्सरेज की फ्रिक्वेंसी की रेंज में आ जाएंगे, यहाँ फ्रिक्वेंसी बहुत हाई होती है, और गामा रेज में तो बेइंतहा फ्रिक्वेंसी हाई होती है जो कि टेराहर्ट्ज़ तक होती है। और ये एक्स रेज और गामा रेज ये तो हमारे कैंसर ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होती है, और एक्स रेज जो है वो पेनिट्रेशन ऑफ द एक्स रेज और मुख्तलिफ़ किस्म के इंटरनल बोन स्ट्रक्चर को देखने के लिए एक्स रेज का इस्तेमाल किया जाता है। और अल्ट्रा वायलेट रेज हमारी जो हमारे टीवी और कैमरा और इनके रिमोट्स होते हैं वो इस फ्रिक्वेंसी पे काम करते हैं। इंफ्रारेड जो है ये भी तकरीबन इस तरह की फ्रिक्वेंसी पे काम करते हैं। माइक्रोवेव माइक्रोवेव ओवन की तरह काम करते हैं। और रेडियो वेव जो हमारी हैं वो काम करती हैं रडार और दीगर टेक्नोलॉजी और हमारे मोबाइल के सिग्नल सेंड और रिसीव करने के लिए। फर्दर मोर these frequency makeup of home spectrum electromagnetic spectrum, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से रिलेटेड है। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है इसकी विजिबिलिटी ऑफ लाइट अगर आप देखते हैं तो रेड से लेके इंडिगो के कलर तक ये चीज़ आपको नज़र आएगी। रेड से लेके इंडिगो के कलर तक ये चीज़ आपको नज़र आएगी, जिसके अंदर आपकी विजिबल स्पेक्ट्रम ये विब्रिगो होता है, विब्रिगो। इसके अंदर रेड से लेके पर्पल तक, इंडिगो तक के कलर होते हैं जो कि हमें विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट में नज़र आते हैं, ख़ास फ्रिक्वेंसी और ख़ास वेवलेंथ के साथ। अच्छा, ये कलर हमें तभी नज़र आ पाते हैं जब अपनी एक नौयत रखते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम में। तो इसका मतलब ऐसी कायनात में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें नज़र नहीं आती लेकिन वो अपना वजूद रखती हैं अपनी ख़ास फ्रिक्वेंसी के साथ। ये वो इन्फॉर्मेशन है जो इंसान ने अब तक कलेक्ट करी है, और यहाँ पे भी वही इंफॉर्मेशन है जो इंसान ने अब तक कलेक्ट करी है, जो हमें विजिबल स्पेक्ट्रम में, इनविजिबल स्पेक्ट्रम में इंफॉर्मेशन पता है। लेकिन ये उन महदूद इंफॉर्मेशन तक ही चीज़ें रहती हैं जो अल्लाह ताला का इल्म अब तक इंसान ने तजस्सुस के ज़रिए से पता लगाया है। लेकिन इसमें बेइंतहा और चीज़ें भी हैं, इसके बियॉन्ड भी, और इसके बियॉन्ड भी जो हमें इंफॉर्मेशन कल अभी नहीं है उसकी। तो जो चीज़ें हमें नज़र आती हैं वो सिर्फ एक छोटे से बैंड की हैं, छोटे से बैंड। ऐसा नहीं है हम इस पर काम नहीं करते, काम करते हैं, इस पर भी हम काम करते हैं, लेकिन हमें नज़र आने वाली चीज़ बड़ी बड़ी कलील है। तो अगर आपको इसके बाहर झांकना है तो उसके लिए कुछ दीगर मीडियम्स का सहारा लेना पड़ता है जो कि
बात कहीं और चली जाएगी। तो फिलहाल हम EMFT के ऊपर बात रखते हुए चलते हैं। तो इनविजिबल वेव्स के अंदर हमारी रेडियो वेव्स हैं जो काम करती हैं। रेडियो वेव्स, टावर, एंटीना और हमारे मोबाइल के जो सिग्नल्स होते हैं, ख़ासतौर पे CCTV के और केबल के और बहुत सारे सिग्नल जिनको हम एनालॉग और डिजिटल नेचर में इस्तेमाल करते हैं और अपनी डिजिटल डिवाइसेस, मोबाइल एप्लीकेशन, टैबलेट, ब्लूटूथ, वाईफाई, इंटरनेट कनेक्टिविटी जैसे QB हो गई, PTCL की वायरलेस डिवाइसेस हो गई, ये सारी की सारी माइक्रोवेव इन सब के एंटीनाज होते हैं जिनके ज़रिए से सिग्नल सेंड और रिसीव किए जाते हैं। और ये हमारे सामने हर जगह पे तकरीबन मौजूद भी हैं, जो कि मोबाइल कंपनीज अपने टावर लगाती हैं और अवेलेबिलिटी ऑफ सिग्नल को वहाँ पे मेंटेन रखती हैं ताकि यूज़र को अच्छी तरह से कवरेज सिग्नल की मिल सके। तो ब्रॉडकास्ट टेलीविज़न, रेडियो कम्युनिकेशन, माइक्रोवेव आपकी माइक्रोवेव वन में इस्तेमाल होती है और इंफ्रारेड जो है, इंफ्रारेड वेव्स आपकी इमिटेड बाय द फायर्स, यानी कि अगर आपको कहीं पे आग की एप्लीकेशन को इस्तेमाल करना है तो इंफ्रारेड के इंटेंस फ्रिक्वेंसी के ज़रिए से आप वहाँ पे इन एप्लीकेशंस को इस्तेमाल कर सकते हैं इंफ्रारेड के अंदर, जो कि बहुत गर्म होती हैं इस तरह की वेव और टेम्परेचर को बढ़ा सकती हैं। शॉर्ट और हाई फ्रिक्वेंसी की रेंजेस होती हैं जिनके अंदर अल्ट्रावायलेट रेज हैं। अल्ट्रावायलेट रेज वो होती हैं जो कि सनलाइट होती हैं, सूरज की रोशनी जो कि हमें नज़र नहीं आती, लेकिन ये अल्ट्रावायलेट रेज जब हमारे जिस्म के ऊपर पड़ती हैं तो इससे स्किन की बहुत सारी डिजीज़ होती हैं। स्किन डिजीज़ के नतीजे में हमें बहुत सारी बीमारियाँ भी लाहक हो सकती हैं। इसीलिए ओपन एयर, ओपन धूप में हर वक्त निकला नहीं जा सकता। इस तरह सन ब्लॉक और दीगर चीज़ें होती हैं जो कि अल्ट्रा वायलेट रेज सनलाइट की सूरत में हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पेक्ट्रम मिल रहे होते हैं। उसके बाद जो अगला स्पेक्ट्रम है वो है एक्स रेज का। एक्स रेज सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए चीज़ों को, जैसे आप एयरपोर्ट के अंदर एक सिक्योरिटी सर्वेलेंस को देखते हैं कि बैग के अंदर झांक के देख लेते हैं कि इसके अंदर कोई बच्चा लेकर दुबई नहीं स्मगलिंग कर रहा, या फिर यहाँ पे खरगोश के अंडे कोई स्मगलिंग तो नहीं कर रहा है। इसके साथ साथ इंटरनल स्ट्रक्चर का व्यू पॉइंट आप देख सकते हैं कि कोई मंशियात को लेके नहीं जा रहा अपने कपड़ों में। तो इस तरह से एक्सरेज की एप्लीकेशन इस्तेमाल होती है, मेडिकल इमेजेस के अंदर इस्तेमाल होती है, MRIs के अंदर इस्तेमाल होती है। तो डिटेल ऑफ द एप्लीकेशन सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए भी एक्सरेज को एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम इस्तेमाल करते हैं। आखिर में हम डिस्कस करेंगे गामा रेज को, जो कि कैंसर ट्रीटमेंट के लिए ये हाई फ्रिक्वेंसी ट्रीटमेंट होता है और कीमोथेरेपी गामा रेज के जरिए की जाती है। कैंसर थेरेपी भी कहलाती है और इसका ट्रीटमेंट काफ़ी इंटेंस और हैवी ड्यू टू फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है। और ये कोई बहुत ज़्यादा आसान ट्रीटमेंट नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे मामलात होते हैं जो कि इंसान को इस लेवल पे आके बर्दाश्त करने पड़ते हैं। तो कैंसर थेरेपी के लिए जो ये गामा रेस का इस्तेमाल होता है ये बहुत इंटेंस होता है और उसको बर्दाश्त करने के लिए आपका इम्यून सिस्टम और विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए होती है। तो ये इसलिए क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत इंटेंस लेवल की होती है और उससे बहुत एक इंटेंस लेवल का ट्रीटमेंट एक पेशेंट को बर्दाश्त करना पड़ता है। तो एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट रेज और गामा रेज की एप्लीकेशंस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की सूरत में हमने डिस्कस किया। नाउ हम इसमें अब आगे चलते हैं, जो कि कैन पास थ्रू अ ह्यूमन बॉडी मेकिंग देम अ यूजफुल। उसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ये आपने देखा होगा, ये मशीन है कि ऐसा यूटी वगैरह में भी इंस्टॉल है। बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले एप्लीकेशंस के तौर पे अगर हम बात करें तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की एप्लीकेशन हमें बहुत सारे इंजन ड्राइव्स में इस्तेमाल होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इस्तेमाल होगी और इसके अलावा जो इंटरनल लेयर्स ऑफ दी अर्थ है उसके ऊपर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बड़ी काम आती है। जो इंटरनल आपका क्रस्ट है अर्थ का, क्रस्ट कह लें या कोर ऑफ द अर्थ ले लें, तो वो भी एक तरह का मैग्नेटिक लेविएशन ऑफ द लेयर्स उसमें काम करती हैं। और हम ये जानते हैं कि हर जो इलाका है वो एक टेक्टोनिक चट्टान के ऊपर खड़ा है, बर्र आज़म पूरे पूरे टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर हैं। तो अर्थ खुद एक मैग्नेटिक के तौर पे बिहेव करता है, जिसकी बॉटम से मैग्नेटिक फील्ड निकलती हैं और उसके अपर साइड पर आती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड के तौर पे काम करता है। तो अर्थ खुद एक मैग्नेट है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के तौर पे काम करता है, ग्रेविटी के तौर पे काम करता है। तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो ऑल टुगेदर इनकम्पासेस होती हैं, काम करती हैं। और इन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो अगर बैलेंस होता है वो बरकरार रखना ज़रूरी है, क्योंकि इस मैग्नेटिक फील्ड का जो इम्पैक्ट है वो डायरेक्टली अर्थ के कोर से है और उसके कोर में हाई इंटेंस लेवल ऑफ टेम्परेचर लावा है और इस तरह की वेव्स, रेज और ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि पूरे इंटायर प्लानट को
कंट्रोल किए हुए हैं और उसके मैग्नेटिज्म को बरकरार रखे हुए हैं। तो उसके लिए कॉल्ड जियो डायनेमिक दिस प्रोसेस कॉज अर्थ पोल। तो जियो डायनेमो का मतलब ये है कि आपका जो जो साउथ नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड होती हैं वो साउथ की तरफ आती हैं, नॉर्थ से फ्लो करती हैं और साउथ की तरफ आती हैं, यानी शुमाल से जनूब की तरफ आती हैं। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्जेस फ्लो करती हैं। अर्थ पोल अटेन अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। तो पॉजिटिव चार्जेस निकलते हैं और नेगेटिव पे आते हैं, तो इसलिए हम नॉर्थ को पॉजिटिव लेते हैं और साउथ को नेगेटिव पोल के तौर पे लेते हैं। तो ये पोलैरिटी मेंटेन करती है और अपना बैलेंस बरकरार रखती है। जब अमूमन जलजले आते हैं तो इसका बैलेंस बरकरार नहीं रह पाता, इसीलिए टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से हट जाती हैं, मिल जाती हैं, एक दूसरे पे चढ़ जाती है, जिसके नतीजे में इस अनबैलेंसिंग फोर्स का जो इम्पैक्ट है, उस मैग्नेटिज्म का जो इम्बैलेंस है, वो ऊपर तक नज़र आता है, जो कि ऊपर तक आपकी चट्टानें होती हैं एक दूसरे से हट जाती हैं, तो बाकायदा ज़मीन फट के हमें नज़र आ रही होती है। टर्निंग द प्लैनेट इनटू अ जायंट इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये एक ऐसी टेक्निक जिसके ज़रिए प्लैनेट टू लैंड टेक्निक का हम लगा सकते हैं। सोलर रेडिएशन का इम्पैक्ट जो है ये मैग्नेटिज्म के ज़रिए से अवॉइड होता है। अगर अर्थ रिवॉल्व ना करे, अर्थ के रिवॉल्व करने का इम्पैक्ट यही है कि इसके रिवॉल्व करने के नतीजे में मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। ठीक है, अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है, और इसके अंदर का जो कोर है उसके नतीजे में मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है, उसके नतीजे में अर्थ घूम रही है। तो एक मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के चारों तरफ मौजूद है, और इस मैग्नेटिक फील्ड का सबसे अहम काम यही है कि ये हार्मफुल रेडिएशन जो कि स्पेस से, सोलर सिस्टम से और दीगर प्लैनेट से जो अर्थ के ऊपर आती है उससे प्रिवेंट रखती है, अर्थ को उसकी हिफाजत करती है। वरना अगर ये सोलर रेडिएशन अर्थ के इंटरनल लेयर के ऊपर आ जाए, एक्सटर्नल लेयर के ऊपर आ जाए, तो बहुत सारी सोलर रेडिएशन जिनमें स्किन डिजीज़, स्किन कैंसर और बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो कि इंसान को लाभ हो सकती हैं। इसीलिए हम ये कोशिश करते हैं कि जो सोलर रेडिएशन और सन की रेडिएशन है उससे प्रिवेंट रखा जा सके हमारे अर्थ को, और ये एनवायरनमेंट बरकरार रखा जा सके। लिविंग एज द एन्जॉय अ वर्ल्ड हेल्ड टुगेदर। और ये इन्वायरमेंट जो बरकरार रखा जा सकता है, जो एक बैलेंस और हेल्दी इन्वायरमेंट है, वो तभी बरकरार रखा जा सकता है जब हम अपने इन्वायरमेंट को पोल्यूटेड ना करें। जितने ज़्यादा हम इन्वायरमेंट को पोल्यूटेड करेंगे, ख़राब करेंगे, गंदा करेंगे, यानी कार्बन एमिशन करेंगे, एयर पोल्यूशन हो गई, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो गई, अपने इर्द गिर्द कचरा कुंडियों में कचरा जला रहे हैं, हम कचरा फेंक रहे हैं, और माहौलियाती आलूदगी है, जितना भी एयर पोल्यूशन है आपकी कार्बन एमिशन के नतीजे में, और साथ ही साथ हमारी जो सीमेंट की फैक्ट्री हैं, सीमेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, और जो थर्मल पावर प्लांट अपनी जलाकर रिसोर्स को बिजली पैदा करते हैं, इन तमाम तर रिसोर्स के नतीजे में जितनी भी जलाकर बिजली पैदा की जा रही है और जितनी भी एयर को पोल्यूटेड आप कर रहे हैं, तो इन्वायरमेंट के ऊपर वाली जो लेयर है हम उसे डैमेज कर रहे हैं, जो कि ओजोन लेयर है। और इसके नतीजे में जो बाहर की रेडिएशंस हैं, बाहर की रेडिएशन जो सोलर रेडिएशन कहलाती हैं, अगर वो अर्थ के अंदर आ जाती हैं तो बहुत सारी बीमारियों का लाहक बाइस बनेंगी। इससे इन्वायरमेंट ऑफ द अर्थ का टेम्परेचर रेज होगा, ग्लेशियर्स पिघलेंगे, पानी की सतह बुलंद हो जाएगी, और तूफान, जलजले और बहुत सारी इम्बैलेंस कंडीशन है जो कि अर्थ पे आना शुरू हो जाएंगी, जैसे हम देख भी रहे हैं। आपको पता है कि हर साल अर्थ के एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री राइज हो रहा है, और आने वाले साल मज़ीद गर्म होंगे क्योंकि हम अपने एनवायरनमेंट को खुद डैमेज बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये भी एक एस्पेक्ट है जो कि नॉर्थर्न लाइट्स क्रिएटेड व्हेन इलेक्ट्रिकली चार्ज सोलर विंड्स इंटरेक्ट विद अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो जब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से आपकी सोलर की विंड यानी सोलर सिस्टम की हवा जो टकराती है, तो वो चार्ज, जो हवा के चार्जेस हैं और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के चार्जेस जब एक दूसरे से टकराते हैं, मिलते हैं, तो उसके नतीजे में ये हमें लाइटनिंग इफेक्ट क्रिएट होता है, जो कि इलेक्ट्रिकली चार्ज सोलर विंड के नतीजे में एक मैग्नेटिक फील्ड के नतीजे में नज़र आता है। और इसकी बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो समंदर के एरियाज़ में या फिर ऐसे एरियाज़ जहाँ पर हम वाइड वैरायटी ऑफ स्पेस को देख सकते हैं, या जहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, प्योरिटी है, प्योरीफाइड चीज़ें हैं, तो वहाँ पर हमें ये इन्वायरमेंट नज़र आता है। हर जगह ये इन्वायरमेंट नज़र नहीं आता, लेकिन ओपन इन्वायरमेंट और ऐसी जगहों पर जहाँ पर नॉर्थन एरियाज़, जो कि नॉर्थन लाइटिंग ये तब नज़र आती है जब हमारी इलेक्ट्रिकल चार्जेस सोलर विंड का
क्लैश होता है एक दूसरे पे, तो उसके नतीजे में हमें ये लाइटनिंग नज़र आती है जो आपको भी नज़र आ रही होगी, और इसकी वीडियोज़ भी बहुत ज़्यादा आई हैं और ये बहुत स्लो मोशन में होती हैं। तो हमारी यहाँ तक जो डिटेल हमने पढ़ी है, ये एक नेशनल जियोग्राफिक की एक डॉक्यूमेंट्री थी जो कि टेलीविज़न म्यूज़िक लाइब्रेरी के तौर पे हम तक पहुँची है। तो इस सेशन को हम यहाँ तक एंड करते हैं, और बाकी जो डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स हैं इंशाल्लाह वो हम आपसे आने वाले इंटरेक्टिव और रिकॉर्डेड सेशन में डिस्कस करेंगे। इस सेशन को यहाँ पर हम एंड करते हैं। होपफुली इसमें आपने मज़ीद और बहुत सारी नई चीज़ें सीखी होंगी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और फील्ड के एप्लीकेशन को डिस्कस करते हुए बहुत सारी चीज़ों का आवाज़ना भी किया होगा। तो यहाँ सेशन को एंड करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको और आपका हाफिज़ नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।